दो खबरें हैं जिसको आप दिन भर से टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली कि अतीक के गुर्गों पर क्या कार्रवाई हुई, कहां बुलडोजर चला। दूसरी, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। टीवी की भाषा में कहूं तो टू विंडो काटकर यानी दो फ्रेम में तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। खबरें बड़ी हैं और दिखाई भी जानी चाहिए, मगर इनका आपकी जेब से सीधा कोई सरोकार नहीं है। एक तीसरी खबर भी है जो सीधे आपके जेब के रास्ते से निकल रही है। घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगी हो गई है और कॉमर्शियल सिलेंडर एक साथ 350 रुपये महंगा हो गया है। एक वक्त था जब ये खबरें आती थी तो दिन भर स्क्रीन पर छाई रहती थी, सड़कें विरोध से पट जाया करती थी, मगर अब मानो ये पुराने ज़माने की बात हो गई हो। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और आप देखने लगे हैं दी लल्लन टॉप शो। शो में आज बात अतीक अहमद के जेल से चल रहे नेक्सस से और ये भी कि कैसे सत्ता और विपक्ष के टकराव के बीच में अतीक अहमद खड़ा है, और आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि महंगे गैस की खबर आखिर हवा क्यों हो जाती है। सबसे पहले बात अतीक के गुर्गों पर जो कार्रवाई आज हुई। आज यानी 1 मार्च की सुबह सोशल मीडिया पर बुलडोजर की तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी। लोग लिखने लगे कि बाबा का बुलडोजर मिट्टी में मिलाने निकल पड़ा है। थोड़ी देर बाद विजुअल आने लग गए। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चल गया। जफर का मकान धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में मौजूद है। ये वही थाना क्षेत्र है जिसके एरिया में उमेश पाल की हत्या हुई। सुबह जब मोहल्ले की तरफ मकान गिराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण टीम पहुंची तो लोगों का हुजूम वहां पे उमड़ पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। साल 2020 में अतीक के घर पर बुलडोजर चल गया था, आपको पता होगा। इसके बाद 2021 से अतीक की पत्नी शाइस्ता अपने परिवार समेत इसी मकान में रहती थी। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद घटनास्थल से आज तक के संवाददाता संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति का घर है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल मर्डर केस में जो शूटर आए थे वो शूटर यहां पहुंचे थे, और जहां पर वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता यहां पर ठहरी हुई थी। उनको उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो शाइस्ता से मिले थे और उसके बाद वो फरार हो गए। तो यहां पर शाइस्ता पहुंची थी। और रही बात इस घर की, तो इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये जफर खालिद का घर है, जिसको 6 महीने पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया हुआ था। बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। 2 मंजिला मकान है, करीब 2.5 से 3 करोड़ की कीमत आंकी जा रही है। ये मकान बनाया गया था जिसका नक्शा पास नहीं था, और इसको लेकर के प्रयागराज विकास प्राधिकरण नोटिस देता रहा, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। और अब जब प्रशासन ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के साथ साथ उमेश पाल मर्डर केस का क्राइम एंगल भी टटोल लिया है, क्राइम एंगल पता कर लिया है, तो उसके बाद से, क्राइम एंगल पता करने के बाद से अब ये माना जा रहा है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई है। ये अभी शुरुआत है उन लोगों की जो अतीक अहमद या उमेश पाल मर्डर केस में मददगार थे, पनाहगार थे, लेकिन अभी उमेश पाल मर्डर केस में उन शूटरों को भी अंजाम दिया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो मिट्टी में मिलाने के अभियान की शुरुआत हो गई है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान घर में देशी और विदेशी दोनों तरह के हथियार बरामद हुए। इन हथियारों में तलवार, पिस्तौल और राइफल भी शामिल है। कार्रवाई पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन अरविंद चौहान मोहन की बयान आया। उन्होंने कहा कि घर को तोड़ा जा रहा है क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर इसे अवैध तरीके से बनाया गया था। कार्रवाई से पहले मालिक को नोटिस जारी किया गया था और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। जफर को नोटिस तब दिया गया था जब उसने अतीक के परिवार को पनाह दी थी, और अब उमेश पाल की हत्या के बाद बुलडोजर उसी घर पे चला है। आज तक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उमेश पाल और उसके सरकारी गनर की हत्या के बाद शूटर सबसे पहले इसी 2 मंजिला मकान पर आए थे, जहां उनकी मुलाकात अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से हुई। ऐसा दावा किया जा रहा है, इसकी कोई तस्वीर नहीं है। फिर भी उसके बाद क्या हुआ, कहा गया कि शूटर वहां से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने की लगातार कोशिश चल रही है, छापेमारी हो रही है। आप जानते हैं कि अरबाज नाम के बदमाश का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सीसीटीवी में जो चेहरे दिख रहे थे, जो हमलावर थे, उनमें से अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। कम से कम ये शो रिकॉर्ड होने तक यही स्थिति है। एक इन कार्रवाइयों से इतर भी स्थिति है। क्या है वो स्थिति? राजनीति की। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में द्वंद्व चल रहा है, चूंकि हत्या ऐसे वक्त में हुई जब यूपी में विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक रूप से वारदात की इंटेंसिटी बढ़ गई। आज सीएम योगी का सदन में एक और बयान आया। उन्होंने अपराध को लेकर एक नई तुकबंदी के जरिए अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा। सुनिए।
कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ। कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। आरोप प्रत्यारोप और विधानसभा में सवाल जवाब की शुरुआत 25 फरवरी को हुई। बजट सत्र का छठा दिन था। उमेश के मर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हो रहे विपक्ष के हमलों का जवाब देने सीएम योगी सदन में आते हैं। नेता विपक्ष अखिलेश यादव और उनके बीच काफी तीखी तकरार हुई, आपने देखा होगा। उस दौरान सीएम योगी ने एक लाइन कही थी जो हर अखबार की हेडलाइन बन गई थी और जिसे कहा जा रहा है कि अब उसे चरितार्थ किया जा रहा है। वो लाइन क्या थी, जरा उसको भी सुन लीजिए। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गठबंधन में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी को भी दूर करना है। सीएम योगी के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुना जाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। सरकार डायलॉग से चल रही है। जो सरकार अपना डीजीपी नहीं बना पा रही हो, क्या उम्मीद करोगे उससे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? ये वो अधिकारी हैं जो सरकार तक सब इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं। 25 फरवरी को ही योगी आदित्यनाथ ने सदन में मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाले पुराना जो बयान था उसका जिक्र किया था। इसी दौरान अखिलेश यादव ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि चिन्मयानंद किसके गुरु थे। टोका टाकी से योगी ने गुस्से में आए और बाप शब्द का जिक्र किया। योगी उस वक्त गुस्से में आए और बाप शब्द का जिक्र किया, जिसे आपने देखा होगा। अखिलेश ने 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी को उस बयान का भी पलटवार किया। कल दोनों बयानों को एक साथ सुनिए, आप ये समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं, तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी, अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था। वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। इन बयानों को सुन लिया, अब 2 और बयान सुनाते हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे सदाकत खान की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर वायरल हुई। सदाकत को अखिलेश यादव का करीबी जब बताया जाने लगा, इस पर अखिलेश यादव ने सफाई दी। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है।
आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। तस्वीर वाला मामला अखिलेश के सफाई से खत्म नहीं हुआ। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने फोटो को लेकर सवाल किया है, सुनिए। प्रयागराज की घटना को लेकर के पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे। अब इस पर विधानसभा के अंदर से अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, उसका इंतजार रहेगा। आने पर हम आपको वो भी दिखाएंगे। पुलिस, प्रशासन और राजनीति की बात हो गई। अब कोर्ट से जुड़ी खबर। बाहुबली नेता अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है और कहा कि उसे यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर ना भेजा जाए, उसकी सुरक्षा और जान को खतरा है। अतीक अहमद की ओर से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में क्या लिखा? अतीक की याचिका में कहा गया कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी इनकाउंटर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने माफिया और आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाड़ी पलटने की आशंका जता चुके हैं। अगर उन्हें यूपी में लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए, अन्यथा उनके मामलों का ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो। अगर पुलिस कस्टडी में रखकर ही पूछताछ करनी है तो गुजरात में ही कोर्ट परिसर के आसपास गुजरात पुलिस की निगरानी में ही ये सब किया जाए। ये सब कुछ याचिका में लिखा है। मतलब साफ है कि अतीक अहमद यूपी नहीं आना चाहता। ये तो हुई अपडेट, खबरों की बात। अब आते हैं मुख्य सवालों पर। पूर्व अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात करने के बाद कुल 5 अहम सवाल समझ आते हैं। चूंकि हत्या की साजिश का आरोप अतीक पर है और यह भी कि हत्या की साजिश अहमदाबाद की साबरमती जेल में रहकर रची गई, तो पहला सवाल यही है कि जेल में रहकर तंत्र चलाने वाले माफियाओं का क्या कोई तोड़ नहीं है? क्या सरकार और सिस्टम उन्हें रोक पाने में बिल्कुल असमर्थ है? हत्या गवाह की हुई है, तो दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि ज़्यादातर माफिया अपना तंत्र इसीलिए चला लेते हैं क्योंकि उनके खिलाफ गवाही नहीं होती। या तो डर के मारे गवाह पलट जाते हैं या फिर उन्हें मार दिया जाता है, जैसा कि प्रयागराज में आपने देखा। तो गवाहों के प्रोटेक्शन का क्या सिस्टम है? तीसरा सवाल, किसी अपराधी को सज़ा मिलने में इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि उसे टाइम पर सज़ा नहीं होती है और जेल में रहकर वो पूरा सिस्टम डेवलप कर लेता है। डर का धंधा वहीं से चलाया जाता है। चौथा सवाल, ये जो हत्या हुई है ये एक संगठित अपराध है। सरकार का दावा है कि उसने संगठित अपराध को काफ़ी हद तक, बहुत हद तक काबू कर लिया, ख़त्म कर दिया है। सरकार में ही मौजूद कई सारे, यूपी सरकार में ही मौजूद कई सारे नेताओं का बयान आता है। वो दावा करते हैं कि माफिया अब यूपी में सब्जी बेच रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बड़ी वारदात का हो जाना किसका फेलियर है? लोकल पुलिस का, इंटेलिजेंस विभाग का? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए क्योंकि ये खेती बाड़ी की विवाद में हुई हत्या नहीं है, ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान करके किया गया संगठित अपराध है। पांचवा सवाल, घटना के 5 दिन बाद भी यूपी पुलिस सीसीटीवी में दिखे मुख्य आरोपियों, जिनका चेहरा साफ साफ पहचाना जा रहा है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो क्या उसके कवरअप के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है? घटना हो जाने के बाद अचानक से क्यों याद आता है कि मकान अवैध था? अवैध था तो पहले क्यों नहीं गिराया? हम अवैध प्रॉपर्टी को गिराने के खिलाफ नहीं है। जहां भी अवैध प्रॉपर्टी आप गिरा दीजिए, नियम अनुसार जो भी कार्रवाई है उसको करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सवाल ये है कि न्याय होना और न्याय होते दिखना, दोनों में बड़ी महीन लकीर का फर्क है। उस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सवालों को लेकर
हम जानकारों के पास गए, बारी बारी से सवाल पूछा। जेल से चलने वाले तंत्र पर हमने पूर्व जेलर एसके अवस्थी से बात की। सुनिए। ये बात बाहर निकल गई तो फेलियर तो कहा ही जाए, लेकिन वो ये बताएगा थोड़ा कि हम इसके लिए आ रहे हैं। वो तो कहेगा मेरा अजीज है, मेरा मिलने वाला है, मेरा परिचित है और मैं उससे मिलने आया हूं। या तो हम हर आदमी की बात को रिकॉर्ड करें, उस दायरे के अंदर लेके चलें जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, हर एक की बात रिकॉर्ड हो रही है, तब तो संभव है। पर्सनली बात करता है आदमी भी तो उसकी बात को हम रिकॉर्ड नहीं करते। और फेलियर क्या, ये एक दिन अतीत कितने समय से जेल में है, एक दिन की बात तो है ना। कभी भी आदमी मिलने रोज आते हैं। हम हर व्यक्ति को यही मान के चलेंगे कि ये कुछ विशेष रूप से ही मिलने आया है। जब आएगा तो वो उसका फायदा उठाने के चक्कर में रहेगा। वो तो उसका तो अपने वो सोच रहा है कि मुझे कब मिलना है। और यदि गार्ड की कोई ड्यूटी लगी हुई तो पर्टिकुलर मैन पर, एक आदमी इसके लिए तैनात किया जाए कि इसको वॉच करिए टाइमली, तब तो पॉसिबल है। स्टाफ की शॉर्टेज हमारी कमियों को वो एक सहारा बना दे। एसके अवस्थी वो पूर्व जेलर हैं जिनकी गवाही पर एकमात्र मामले में आज तक मुख्तार अंसारी को सजा हो पाई है। सिर्फ एकमात्र मामले में वो एसके अवस्थी ही हैं। वो बड़े माफिया जेल से कैसे अपना तंत्र चलाते हैं, कैसे अपना गिरोह खड़ा करते हैं, उसे आप समझिए। दाऊद के साथी रहे बबलू श्रीवास्तव के उदाहरण से इसमें आपको पुलिस की संलिप्तता भी समझ में आएगी। मैं नैनी जेल पर ही पोस्ट रहा, बबलू श्रीवास्तव वहां पर था। हम लोग वहां पर उसके वार्ड में जिन लोगों की ड्यूटी लगाते थे, किसी को नहीं मालूम होता था, एट रैंडम किसी को कहीं से उठाया और ड्यूटी लगाई। क्योंकि 3 आदमियों की ड्यूटी एक दिन के लिए लगती, 8 घंटे, 4 मतलब उसको 4 या 12, 4 घंटे दिन और 4 घंटे रात। हमने 3 आदमियों को उठाया और 4-4 घंटे ड्यूटी लगाई। तो हम लगाएंगे तो उसी स्टाफ में से। मेरे पास 250 आदमी है, मान 250 में 50 तो ऐसे रिजर्व होंगे जो खास जगहों के लिए, जैसे गेट कीपर है, गेट वाला, भंडारा है, पाकशाला है, कारखाना है और इन सब चीजों के लिए लगे होंगे। 200 आदमियों को मैं रोटेट करना है मुझे, और मैं टाइम टू टाइम उनकी ड्यूटी लगा रहा हूं। बड़े बड़े शातिर होते हैं ये। बबलू श्रीवास्तव इतना शातिर व्यक्ति था कि ड्यूटी लगने के बाद उस व्यक्ति के पास 100 रुपए पहुंच जाते थे। अब उसके पास 100 रुपए किसी के पास पहुंचे, उसने कहा कि पूछेगा कि ये 100 रुपए किस बात के हैं। उसने कहा कुछ नहीं, बस वैसे ही। और उसने रख लिए अपने पास, काम तो नहीं बताया कुछ ही। लेकिन कहीं ना कहीं वो आदमी उसके ग्रिप में आ गया। और ये करते करते, ये एक दिन का खेल नहीं, लंबा खेल। उसने सभी आदमियों को 100-100 रुपए देके अपना आदमी बना लिया। अब बताइए हम क्या करेंगे, और कौन सा हमारा तरीका होगा कि हम आदमी को घुमा के वहां ले जाएं। मान लीजिए किसी आदमी ने 100 रुपए नहीं लिए, हो सकता है वो कहे कि किस बात की, भाई मैं तो नहीं लेता। वो कहे कि भाई आप ना लें, क्योंकि ड्यूटी आपकी लग रही है वहां पर, हम ये देना चाह रहे हैं 100 रुपए, आप बच्चों की मिठाई के लिए ले लीजिए, वैसे ले लीजिए, हम कोई काम तो बता नहीं रहे आप। और यदि मान लीजिए उसने बिल्कुल डायरेक्टली मना ही कर दिया, तो वो अपनी लिस्ट से उसको हटा दे।
और जो बचे हुए आदमी हैं उनको यूज करेगा। इस क्या हमारी बात से आप सहमत हैं कि वो आदमी एक तरह से उनका आदमी बन जाए? बबलू श्रीवास्तव ये करता था, इसलिए मैं बता रहा हूं। जानकारी में ऐसे तथ्य आए कि उसने ऐसे करके उनको अपने ग्रिप में लिए। प्रशासनिक और पुलिस फेलियर को लेकर हमने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह से बात की, उनको भी सुनना चाहिए आपको। अंजाम दिया जाए, कहीं तो कमी हुई है, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, कहीं कमी हुई है, पर ऐसे योगी जी के समय में इतना तो मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा कि योगी जी की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है। और वो तो माफिया को एकदम उसका कद एकदम छोटा करना चाहते हैं, उनका कद जो बढ़ गया है। मतलब माफिया का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दुखद कहानी है, और उस दुखद कहानी के ऐसे पहलू हैं कि जिसको क्या कहा जाए। बड़े बड़े लोग सब इसमें शामिल हैं, बड़े से बड़े मतलब मुख्यमंत्री के पद से लोग इसमें इसके लिए जिम्मेदार हैं, माफिया को बढ़ाने के लिए। एक माफिया का फोटो मुझे याद है, जो बहुत पुरानी बात है, कि वो माफिया उस तारीख को जेल में होना चाहिए, पर वो फोटो उसकी निकली थी अखबार में कि मुख्यमंत्री से मिल के निकल के जा रहा है। तो अब इसमें जब राजनीतिक स्तर से इतना बड़ा वरदहस्त मिलता है, तो क्या क्या कहा जाए, कैसे स्थिति में सुधार होगा। और जो हमारा सिस्टम है इसमें मतलब पॉलिटिकल क्लास है, या जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसका तो मतलब पुलिस तंत्र पे, सारे सारे सरकारी तंत्र पे इसका पूरा प्रभाव है और पूरा कब्जा है। तो अगर मतलब योगी जी की तरफ से तो कोई ढिलाई नहीं है। आपने इस घटना के बारे में पूछा, पर देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ढिलाई होगी। ये लोग योजना बना रहे थे, तो योजना का पता क्यों नहीं चला? या योजना को कार्यान्वित करने के लिए जब आगे बढ़े तो उनके पास 2 गनर तो थे शायद, जैसा कि बताया जाता है। पर 2 गनर क्या होते हैं भाई? जब कोई आदमी अगर उसको मालूम है कि आपके पास कितने गनर है, उसी हिसाब से आएगा। तो देखिए ऐसे जीवन में हमारा जो जिस तरह का जीवन चल रहा है, इसमें 100% सुरक्षा, 100% कोई घटना ना हो, इसको कभी कोई कोई भी सरकार इसको इसके लिए गारंटी नहीं दे सकती। कुछ कुछ संभावनाएँ हमेशा बची रह जाती हैं, जिसका कि क्या टेररिस्ट हो, क्या माफिया हो, क्या संगठित अपराधी गिरोह का सरगना हो, वो उसका लाभ उठा लेता है। बड़ी से बड़ी लड़ाई में भी यही देखा गया है, आप कितनी भी तैयारी करिए, कहीं न कहीं कोई ऐसा मिल जाता है कि यहाँ इधर से घुसा जा सकता है, इधर से घुसपैठ हो सकती है, इधर से इनको कमज़ोर किया जा सकता है। तो मतलब हो सकता है कहीं कमी हो, अब ये तो स्थानीय पुलिस ही बता पाएगी कि इंटेलिजेंस में कमी थी, या उसके सिक्योरिटी कवर में कमी थी, या जो सिक्योरिटी प्रदान की गई उसके रिस्पॉन्स में कमी थी। ये तो भाई देखिए स्थानीय जाँच बता पाएगी, पर कुछ न कुछ कमी तो ज़रूर रही होगी। सुस्त न्यायिक व्यवस्था कैसे अपराधियों के हौसले बढ़ाती है, इसे भी हमने एक्सपर्ट से जाना। अब अपराधियों को सजा मिलने में समय तो देखिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसा है वैसा है, और उसके बार-बार हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप देखिए शुरुआत तो होती है पुलिस से होती है, फिर प्रोसिक्यूशन से होती है, फिर जुडिशरी से होती है, फिर जेल होती है। तो जुडिशरी के स्तर पे मतलब बहुत दिनों से ये भी बात चली आ रही है कि भाई एक तो केसेस की पेंडेंसी नहीं कम हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। पेंडेमिक के पहले 4 करोड़ था, अब आप सुनते हैं रिजिजू साहब का एक बयान मैंने सुना, करीब 5 करोड़ पहुंच गई है पेंडेंसी। पेंडेमिक के दौरान अब पुलिस विभाग तो बराबर काम करता रहा। अब हम तो ये नहीं कह सकते भाई पेंडेमिक हो गया, अब थाना बंद है, अब आप अपराधियों को खुली छूट है। इसका तो हम नहीं कह सकते, पर यह है कि जुडिशरी ने एक तरह से अपना मतलब बहुत कम काम, नाम मात्र का काम हुआ है, तो पेंडेंसी बढ़ती गई है, 5 करोड़ हो गया है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। विटनेस प्रोटेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी मेरे ख्याल में उसका ड्राफ्ट बना रखा है, पर उस पे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाया है। ऐसे विटनेस प्रोटेक्शन मैं बता दूं बहुत मुश्किल काम भी है, आसान नहीं है कि विटनेस को कहीं अलग रखना, उसको गुमनाम रखना और उसको आतंकियों से और माफिया से बचा के रखना, ये कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और पुलिस के पास संसाधनों की बहुत कमी है अभी। तो देखिए हम जो हमारे पास जो अभियोग आते हैं उसी को निस्तारण के लिए हमारे पास जो जनशक्ति होनी चाहिए और जितने विवेचक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होने चाहिए वो नहीं है। और उसके बाद हम विटनेस प्रोटेक्शन कहाँ से देंगे? अभी तो विटनेस प्रोटेक्शन की किस देश में किसी को परवाह नहीं है। यहाँ तो परवाह है किसकी? एक वीआईपी प्रोटेक्शन की। और वीआईपी भी कैसे हैं? फर्जी वीआईपी हैं। मतलब हमारी स्टेटस के लिए हमारे पास एक गनर होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, आगे पीछे भोंपा बजाते हुए गाड़ी चलनी चाहिए। ये सब हम लोग के लिए ज़्यादा महत्व हो गया, और इसमें पुलिस की कितनी सारी मैन पावर, जितनी जनशक्ति है, सब इसी में चली जाती है।
विटनेस मरे तो मरे, बस ये है। मतलब कोई खुल के नहीं कहेगा, पर एटीट्यूड यही है, विटनेस मरे तो मरे भाई, पर नेताजी की सुरक्षा और नेताजी के तामझाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमने आपको इस प्रकरण के सभी पहलू बताए, सारे अपडेट दिए। इन सब से एक बात तो साफ है कि खुलेआम दिन दहाड़े ऐसी घटना का होना सीधे सीधे लखनऊ की सत्ता को चुनौती है। आपने ध्यान दिया हो तो किसी भी हमलावर ने चेहरा तक नहीं ढका था। मतलब क्या वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके मन में पुलिस का कोई डर नहीं है? अब तक हुई तमाम कार्रवाइयों में एक आरोपी का इनकाउंटर हुआ है और बाकी सभी फरार हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी पकड़े जाएं या फिर भागने की कोशिश में मारे जाएं, जैसा कि अक्सर होता है। गुर्गों पर आज नहीं तो कल कार्रवाई हो जाएगी, मगर असल सवाल सरगना का है, जिस पर जेल में रहकर साजिशें करने का आरोप है। क्या उस पर कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी? साबरमती जेल में बंद होकर के कोई इस तरह की अगर साजिश रचता है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि इस पूरे मसले में, पूरे मामले में एक गैस भरी है, डर की गैस। ऐसी वारदातें उस डर की गैस को फैलाती हैं, माफिया की वसूली बढ़ जाती है और उसका तंत्र फिर से खड़ा हो उठता है। और इससे होता यह है कि असली लिक्विड पेट्रोलियम गैस के दाम जब बढ़ते हैं तो खबर हवा हो जाती है, जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था। आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।